नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हमारे इस पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से एक खास व्यक्ति आई है जिनका नाम है डॉक्टर विद्या लक्ष्मी। इनको लोग प्यार से ताई भी कहते हैं। ये इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में काम करते हैं, पैन इंडिया में भी काम करते हैं एंड रिसेंटली शी स्टार्टेड इन दुबई ऑल्सो। ये मुंबई में स्थित है और इनका जो ऑफिस है वो नवी मुंबई में है। आज उनसे जाने कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है और एस्ट्रोलॉजी से वो कैसे जुड़ी हुई है। और उसी के साथ डॉक्टर विद्या लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइएगा कि 22 साल का जो आपका सफ़र है एस्ट्रोलॉजी में वो कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शिरीष जी का कि जिन्होंने इनके पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया। एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है जो आपके लाइफ को गाइड करती है। इट्स अ जीपीएस ऑफ योर लाइफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एस्ट्रोलॉजी थ्रू आपका लाइफ जाने और जो रोड मैप है लाइफ का वो जाने। तो ये है एस्ट्रोलॉजी। सो ग्रेट, इट वर्क्स लाइक जीपीएस टू आवर लाइफ। यस। सो डॉक्टर विद्या लक्ष्मी, हमने ये कई मरतबा देखा है आपके फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम में कि जब भी क्लाइंट आपको उनकी पत्रिका देते हैं तो आप पत्रिका पढ़ने से पहले ही उनके सवालों का जवाब देते हो। ये आप कैसे कर पाते हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या बीत चुका है, क्या होने वाला है, ये आप कैसे बता सकते हो? शिरीष जी, देखिए कैसा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछने आता है तो एस्ट्रोलॉजर का काम है कि उसको क्या समस्या है वो बताना। जब उसका हॉरोस्कोप, उसका फेस और उसके पामिस्ट्री का जो रीडिंग होता है मेरे सामने, तो उससे पता चलता है कि वो बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। अभी प्लानिटरी क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके आगे कौन सी चुनौतियां हैं और लाइफ का गोल्डन गेट खुलने वाला है या नहीं, या वो कितनी देर पे है, 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है। कभी कभी क्या होता है कि वो बंदा पूछने अलग आता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसको पता नहीं है, जो उसके पीछे घटित हो रही है। तो वो सब हमें उसकी फेस रीडिंग, पामिस्ट्री और हॉरोस्कोप से पता चलता है। जो प्लानिटरी पोजीशन है वो सब बताता है। दूसरी चीज़ आपने मुझे ऐसे पूछी कि ये आप कैसा करते हो, तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये स्टडी है। और जहाँ से मैंने गुरु दीक्षा ली है वो शक्तिपात की दीक्षा है। तो शक्तिपात की साधना और एस्ट्रोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो बट ऑब्वियस वो रीडिंग तो आना ही है। तो गुरुजी ने जो कुछ रहस्य बताए मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो उसके चलते मैं ये रीडिंग कर लेती हूँ। सो डॉक्टर विद्या लक्ष्मी, आपने अभी जस्ट जिक्र किया है कि आपके गुरु से आपको कुछ रहस्य मिला है, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा जो रहस्य है जो आपको आपके गुरु से मिला है। बिकॉज हमने ये देखा है कि आपके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं बाकी ज्योतिषों से। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? देखिए, रहस्य क्या है वो बताना चाहूँगी मैं, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए कि ये रहस्य ऐसे ही बताया नहीं जाता। जो गुरु शिष्य की परंपराएं हैं उसमें वो आदान प्रदान रहता है कुछ चीज़ों का। जैसे शक्तिपात की दीक्षा जो है, तो वो शक्ति का पात है जो गुरु जो शिष्य को करता है वो है। उनके जो शिष्य परंपराएं हैं, तो अभी लेटेस्ट अगर बताया जाए तो वामनराव गुळवणी महाराज है, या वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज हैं। तो इनके जो शिष्य परंपराओं से जुड़े हुए हैं वो है अच्युत विभूते, श्री 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 108 शक्तिपाताचार्य अच्युत विभूते, वो मेरे गुरुजी हैं। और जिनको मौनी महाराज भी बोलते हैं लोग। तो कर्नाटक में गानगापुर नाम का एक गांव है जो दत्त महाराज का क्षेत्र है। वहाँ पे गुरुजी बहुत साल रहे थे। उनका लगभग 24 साल उन्होंने लाइफ के हिमालय में काटे थे और मौन के साथ उन्होंने हिमालय में बर्फ़ में साधना की थी। और उसके उपरांत वो कर्नाटक में ही स्थित हुए। तो उनसे मैंने दीक्षा ली है, जो गुरु शिष्य परंपरा की दीक्षा है, जिसे शक्तिपात कहा जाता है। तो ये एक साधना है और एस्ट्रोलॉजी एक करियर है। तो अगर आप शक्तिपात की दीक्षा में हो, उस साधना कर रहे हो और आप डॉक्टर हो, तो आपकी डॉक्टरी अच्छे से चलेगी, लोगों को, मरीजों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वकील हो और आपकी शक्तिपात की साधना है तो आपकी जो वाणी है वो क्लियर हो जाएगी, आपका प्रभुत्व आएगा। मतलब पेशा कोई भी रहे, लेकिन अगर आप शक्तिपात के स्टूडेंट हो, शिष्य हो,
तो वो फर्क पड़ता है। तो ये जो रहस्य है जो मैंने बोला अभी आपको, तो साधनाओं में कुछ वास की जो प्रक्रिया रहती है, तो किसी को अगर रीडिंग देना है एस्ट्रोलॉजी का, तो उससे पहले वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जो बैलेंस है वो करके वो रीडिंग दे, तो रीडिंग में एक्यूरेसी आ जाती है। लेकिन उसके लिए जो रेगुलर साधना रहती है, मतलब सुबह 3:30 बजे उठ के सूर्योदय तक का जो समय चलता है, तो जिस भी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ पे वो साधनाएं शुरू रहती, जारी रहती है, वो डेली होती है। अगर साधना ना करे और रीडिंग दे तो फिर एस्ट्रोलॉजी का वो जो रीडिंग है, जो भविष्य बताता है एक्चुअली, वो नहीं हो पाएगा। तो ये है रहस्य, मतलब शक्तिपात योग की जो साधनाएं हैं वही रहस्य है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं या ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर करते हो, रीडिंग से रिलेटेड, कोई टैरो रीडर है तो कोई पामिस्ट है, तो कोई न्यूमरोलॉजी का स्टडी कर रहा है, कोई वास्तु एक्सपर्ट है, इन सब चीज़ों में अगर आपकी कोई साधना हो या आप किसी गुरु से जुड़े हुए हो, तो आपका रीडिंग एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 22 साल का ये जो आपका लंबा सफ़र रहा है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, तो आपने साधना बहुत सारी जगहों में किया है। तो आप इन जगहों के बारे में बता सकते हो, कहाँ-कहाँ आपने किया है, इंडिया के बाहर, और कब तक किया है और वहाँ से कैसे लौटे? आपने जो सवाल पूछा है वो उसके बारे में बहुत लोगों को दिलचस्पी रहती कि साधनाएं कहाँ की है ये सब। तो मैंने दीक्षा तो ली कर्नाटक में, गानगापुर में, और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ है, तो कुछ साल मैंने गानगापुर में साधना की। अप डाउन किया मैंने, मुंबई से गानगापुर ऐसा अप डाउन करके मैंने कुछ सालों तक वहाँ पे साधना की। शक्तिपात की साधना का जो प्रैक्टिस रहता है, मेन प्रैक्टिस, वो 3 साल का रहता है। वो 3 साल का जर्नी है वो रेगुलर। उसके बाद जैसे जैसे गुरुजी ने बताया, जहाँ जहाँ पे जिस भी क्षेत्र में जाके जहाँ पे रुकना है वहाँ रुकना है, मतलब जाने का फ्लाइट का टिकट पक्का है कौन सी तारीख को जाना है, लेकिन वहाँ से निकलना कब है, रिटर्न का टिकट कहाँ से कहाँ का है वो पता नहीं है। इस तरीके से मैंने कुछ साधनाएं की। जैसे काशी है, काशी का जो घाट है वहाँ पे मैंने साधना की है। कामाख्या है, वहाँ पे साधना की है। महाकाली, वहाँ पे किया है। तारापीठ में किया है। तिब्बत में किया है साधना मैंने। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे शक्तिपीठ का वास्तव्य है, वहाँ पे जाके साधनाएं की हैं। और जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहाँ पे मैंने साधना की। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब नाम लेने जाऊँ तो बहुत सारे जगह के नाम हैं, लेकिन मैं बताऊँगी आपको कि मेन जो प्लेसेस है उसमें काशी है, और कलकत्ता महाकाली जी से बोलते हैं हम लोग, और कामाख्या। ये जो 3 पीठ है, यहाँ पे अगर आप साधना करो, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाता है कि आगे आपको कहाँ जाना है, कितने दिन रहना है, और चंद्रमा की पोजीशन कहाँ कब कैसे बदलेगी, मतलब पंचमी है, षष्ठी है, या पूर्णिमा है, अमावस्या है। इंटरनली आपको पता चलता है कि अभी ये यहाँ तक पूरा हुआ, अभी मुझे यहाँ से आगे कहाँ जाना है। अगर आप शक्तिपात की साधना करते हो तो ऑटोमेटिकली या तो आपके गुरु आपको गाइड करेंगे, या तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि यहाँ से उठ के मुझे अभी कहाँ पे जाना है और कहाँ पे साधना करनी है। तो इस तरीके से मैंने अपने देश में और देश के बाहर जो भी शक्तिपीठ है वहाँ पे जाके साधनाएं की हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हो कि आप जब जाते हो साधना करने के लिए, साधना करते वक्त तो आपको पता है कि आप जा रहे हो, लेकिन कब निकलना है और वहाँ से कहाँ जाना है उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है? जी, कब निकलना है और वहाँ से कहाँ जाना है आगे। तो ये मिस्ट्री है। जी सो दिस इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर। जी, अगर साधना में कोई भी बंदा है और उसका उतना प्रैक्टिस हो चुका है, तो उसका इंट्यूशन बताता है उससे कहाँ जाना है, कितने दिन साधना करनी है। तो आपका 22 साल का सफ़र कुछ ऐसे ही रहा है? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो जिम्मेदारियाँ हैं लोगों की, पत्री देखने की जो जिम्मेदारियाँ हैं, या मैं क्लासेस लेती हूँ एस्ट्रोलॉजी के। तो मेन सेंटर जो है पूरे देश का वो मुंबई है, तो वहाँ से मुझे ऑपरेट करना पड़ता है। तो मेरी जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते मैं ऑन ऑफ मुंबई से ही ट्रैवल करती हूँ, और जहाँ पे जाना है वहाँ रुकती हूँ, साधना करती हूँ और रिटर्न आ जाती हूँ। आपने अभी जस्ट ऐसा जिक्र किया है कि वहाँ पे तंत्र विद्या लोग भी आते हैं, अघोरी लोग आते हैं, और आपके जैसे एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं। क्या साधना अघोरी से रिलेटेड है या डिफरेंट है? बता सकते हो इसके बारे में कुछ? देखिए, 2 शक्तियाँ रहती हैं पैरेलल, मतलब जैसे दिन है तो रात है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है। तो ये जो बातें हैं ना, जो तंत्र साधना है, तंत्र में भी, तंत्र बोलेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्मशान विद्या है या वो जारन मारन तंत्र है।
तंत्र का मतलब है टेक्निक। तो टेक्निक तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जैसा चाहे वैसा वो उसको ऑपरेट कर सकता है। तो आप जो पूछ रहे हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि अगर ये कामाख्या में प्रैक्टिस कर रही है, ये तारापीठ में कर रही है, काली में कर रही है, तो इसका कुछ तंत्र से रिलेटेड, मतलब निगेटिव तंत्र से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। मैं शक्तिपात योगी हूँ, तो शक्तिपात योग का और दत्त महाराज का कनेक्शन है, ये याद रखना है। तो कामाख्या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पार्वती का जो योनि का पार्ट गिरा था, जब विष्णु जी ने सती के शरीर को उसके सुदर्शन चक्र से छेदा था। योनि का संबंध गर्भ से है, और जो कामाख्या शक्तिपीठ है, बोला जाता है कि वहाँ से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तो ये जो पीठ है, ये पुनर्जीवन देने वाला है। जैसे आपको पता है कि सांप अपना शरीर दोबारा, वो जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा है वो छोड़ के एक नया जीवन शुरू करता है। जब कोई भी बंदा साधना करता है और कामाख्या के गर्भगृह से बाहर आता है, तो वो नया जीवन शुरू करता है। तो इतना जागरूक क्षेत्र है। तो जो भी तंत्र में प्रैक्टिस करने वाले, पॉजिटिव या निगेटिव तंत्र जो भी है, जैसे कोई स्मशान विद्या के लिए जाता है तो वो अपनी साधना वहाँ से करता है और माँ पार्वती की शरण में जाता है। जो कोई मेरे जैसा है जो दत्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पे साधना करता है और एस्ट्रोलॉजी के मार्ग में आगे चलने के लिए वहाँ से देवी की शरण में जाता है। तो ऐसे दोनों साइड के जो लोग हैं, जो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी एनर्जी के लिए काम करते हैं, तो ये सब लोग वहाँ जाते हैं। कामाख्या ये ऐसा एकमेव क्षेत्र है कि देश दराज से या देश के बाहर से भी कुछ लोग जो है अध्यात्म से जुड़े हुए, तो वो वहाँ पे आते हैं और साधनाएं करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं अपनी विद्याओं को बढ़ाने के लिए। कामाख्या वो क्षेत्र है जहाँ पे जिसको ज्योतिषपुरम भी बोला जाता है। ज्योतिष के जो 9 ग्रह हैं और उनकी जो 9 देवताएं हैं, वो वहाँ पे वास करती है। दश महाविद्या जो है वो कामाख्या में है। तो किसी का भी राहु खराब हो, चाहे गुरु खराब हो पत्रिका, तो अगर वो बंदा वहाँ पे जाता है और वो देवता की शरण में जाए, तो उसके दोष निवारण हो जाते हैं। इतना पावरफुल क्षेत्र है कामाख्या क्षेत्र। और जो श्री यंत्र की जो रचना हुई है, उसमें जो भी देवताएं हैं, तो उसमें से जो 10 महाविद्याएं हैं जो वहाँ पे कामाख्या में स्थित है, जो यंत्र में आपको नहीं दिखाई देंगी। यंत्र में आपको खाली ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। जो श्री विद्या का यंत्र है उसमें ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, लेकिन उस ट्रायंगल में से कुछ जो लोकेशंस है उसका एक कनेक्शन है कामाख्या। तो इसके लिए कामाख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है साधनाओं के लिए। अगर आप मुंबई, पुणे या कहीं पे भी, दिल्ली वगैरह कहीं पे भी रह रहे हो और आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो साधनाओं की, अगर आप 1 साल वहाँ पे प्रैक्टिस करो और उसके बदले 1 महीना आके कामाख्या में प्रैक्टिस करो, वो इक्वल है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी वो कामाख्या क्षेत्र में है। और वहाँ पे जैसे आपको पता है कि शिव जी तो भूतों के भी देवता है और मनुष्य के भी देवता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए प्रेयर करते हैं या ब्लैक मैजिक में काम करते हैं, तो वो लोग भी वहीं पे आते हैं साधना करने। और जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो होम हवन करते हैं, वो लोग भी वहीं आते हैं साधना के लिए। तो कामाख्या ये ऐसा एक जंक्शन है जहाँ पे सब जो साधक है उनकी साधनाओं को वो लिंक मिलने के लिए वो वहाँ पे आना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर जो अपने साधना के द्वारा अपने पावर्स को इंक्रीज करते हैं, तो इस तंत्र मंत्र के द्वारा आपको कुछ ब्लैक मैजिक जो है उसका आपको असर होता है? देखिए, ये अच्छा सवाल है कि बहुत सारे साधक हैं जो किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर है कि मैं कामाख्या जाऊं और वहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक ना हो मुझ पे। अगर आप कामाख्या जा रहे हो तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सच में आपको किसी गुरु का आपके सर पे हाथ है तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। और जिस तरीके की आप साधना कर रहे हैं तो उसी में जुड़े रहे वहाँ पे जाके, या जो आपके गुरु ने जो भी आपको कुछ नियम बताए होंगे तो उस नियम में ही रह के आप वहाँ पे जाके साधना करें। कई बार होता क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ये गुरु है और मैंने बस मन से उनको गुरु मान लिया है और मैं अभी उनका नाम जाप कर रहा हूँ। लेकिन जब आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाता है तो वो कुंडलिनी को रोकना कहाँ है और वो रुकती कैसे, वो नहीं पता है आपको। तो फिर वो बिना ब्रेक की जो गाड़ी रहती है वो हो जाता है। तो इसके लिए गुरु का हाथ सर पे होना ज़रूरी है
जिसको देहधारी गुरु बोलते हैं हम लोग। किसी को गुरु मानना और कोई गुरु होना, ये जो चीज़ है इसमें डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है किसी को गुरु स्वीकार करना, किसी मनुष्य को गुरु स्वीकार करना, ये उनके गर्व के आड़े आ जाता है, उनके स्वाभिमान के आड़े कि मैं किसको गुरु क्यों मानूं, ये हो जाता है। और उसकी वजह से आपका वो जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। तो अगर आपको किसी गुरु का आपका सर पे हाथ है तो आप वहाँ पे जाके साधना करें तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर आपके पास गुरु ही नहीं है और आप जाके कोई भी साधना कर रहे हो तो ना तो वो फ्रूटफुल होगी, उल्टा कोई अगर नेगेटिव कुछ रहेगा, ब्लैक मैजिक वगैरह, तो उसका असर आप पे हो सकता है। तो आप ये कह रहे हो कि जिनके पास कोई गुरु नहीं हो या किसी गुरु का उनके सर पे हाथ नहीं हो तो उनको इन जगह पे जाना और साधना करना उनके लिए थ्रेट हो सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति के लिए? मैंने ये भी बताया आपको कि अगर वहाँ पे गए और गुरु नहीं है आपको, और आपको कोई आ जाता है और आपको बोलता है कि मैं आपको गाइड करता हूँ, या ये लीजिए कुछ खा लीजिए, या वो, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आपके गुरु हैं तो वो तो आपको गाइड करेंगे ही कि कहाँ जाना है, कहाँ ध्यान में बैठना है, कौन से रिचुअल्स फॉलो करने हैं वहाँ पे। लेकिन बिना गाइड के वहाँ पे जाना और अननोन लोगों से मदद लेना या उनसे गाइडेंस लेना, वो रिस्की हो सकता है। सो डॉक्टर विद्यालक्ष्मी, आप अभी मुंबई में स्थित हो और आपने अभी अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि नवी मुंबई में आपका एक साई धाम है। तो आप बता सकते हो ये साई धाम और श्री दत्त का धाम जो है उस ये धाम बनाने का विचार आपके जहन में कैसा है? नवी मुंबई में बहुत सालों से रही हूँ मैं, और साईं बाबा का जो रेगुलर पूजा और आरती है वो मेरे ऑफिस में रेगुलर होता था। तो मतलब 25 से 28 साल साईं बाबा का मेरे ऑफिस में उनका आरती और प्रसाद ये सब चलता रहा। बाद में वो जगह थोड़ी छोटी पड़ने लगी तो हम लोगों ने सोचा कि अभी दूसरा एक जगह बनाना पड़ेगा। तो साईं बाबा की कृपा से, दत्त महाराज के आशीर्वाद से नवी मुंबई में ही वाशी में अपना मठ स्थित है, और वहाँ पे हम लोगों ने ये साईं धाम शुरू किया है। साईं धाम शुरू करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक तो ये हो चुका है कि अभी मेरा जो काम है वो वर्ल्ड वाइड हो चुका है। लोग मुझे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, तो उनके कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने दरबार शुरू किया है, साईं दरबार। तो ये जो दरबार है वहाँ पे निःशुल्क लोग आ सकते हैं और उनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये दरबार इसके लिए ज़रूरी था कि जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मुझे मिलना ही है उनको, 1 to 1 वहाँ पे नहीं मिल सकती मैं, लेकिन क्राउड के बीच में भी आपका जो सवाल है वो रख सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि साईं बाबा एक प्रेरणा है, सबका मालिक एक। तो यहाँ पे कोई भी धर्म और जाति पाति का जो जिसमें अटक चुके हैं हम लोग, उससे परे है वो। तो इसके लिए वो जो सबका मालिक एक है, इसके लिए वो साईं दरबार है कि वहाँ पे सब धर्म के, सब जाति के लोग आ सकते हैं और उनका जो भी दर्द है, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो पूछ सकते हैं हमें। तो इसके लिए वो साईं धाम का जो है वो साईं बाबा और दत्त महाराज की कृपा से ही वो वहाँ पे स्थापित हुआ है, और लोग कहीं से भी आना चाहते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं मुझे। और मैं भी दुनिया में कहीं पे भी रहूँ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डे रहता है जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे दरबार लौटना है, मुंबई लौटना ही है। तो मैं जैसे मान लीजिए कि मैं दुबई या ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन मैं आती हूँ वो दिन, वो काम करती हूँ, दरबार में लोगों को मिलती हूँ और तुरंत ऑस्ट्रेलिया या दुबई चली जाती हूँ। लेकिन वो दिन इम्पोर्टेंट रहता है जब लोग राह देखते हैं, तो इसके लिए वो साईं दरबार की रचना बहुत ज़रूरी थी। सो डॉक्टर विद्यालक्ष्मी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हो, आप पामिस्ट्री भी करते हो, आप टैरो कार्ड रीड भी करते हो, आप वास्तुशास्त्र को भी अच्छे से जानते हो। तो आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि तो इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है और इससे बेनिफिट जो है उनको क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है आपका। लोगों को कई बार ऐसा होता है कि जो वास्तु का जिनका पढ़ाई हुआ है वो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ मीनिंग नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि टैरो में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसमें से कोई भी चीज़ उसके परे नहीं है। एस्ट्रोलॉजी रहे या फ्यूचर टेलिंग के जो भी माध्यम है, उनमें ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है।
न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो या पामेस्ट्री हो या आपकी रमल संहिता हो, टैरो कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया था, टैरो कार्ड वैसे देखा जाए तो वो वेस्टर्न नॉलेज है इसका भविष्य बताने का, लेकिन टैरो कार्ड जब मेरे पास सीखने आते हैं लोग एस्ट्रोलॉजी, तो मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि आप जो अपना 5 दिन का कोर्स है टैरो कार्ड का वो कर लो। क्यों? क्योंकि जब ये एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत समय चला जाता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते वो टैरो का जो 5 दिन का कोर्स है वो उनको हेल्प करता है आगे चलने के लिए। जैसे कोई मेरे पास आए और वो मुझे बोले कि मेरे पास तो बर्थ डिटेल ही नहीं है, मुझे बर्थ डिटेल ही पता नहीं, तब मैं एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक टेक्निक है, वो उसका टाइम कुंडली लगा देती हूँ और उसके साथ मैं टैरो की रीडिंग लेती हूँ, तो मुझे एक्यूरेसी आ जाता है और पता चलता है कि प्लानिटरी का कैसे कैसे वर्क कर रहा है इस पर। और टैरो कार्ड जो है वो भले ही वो वेस्टर्न नॉलेज रहे, लेकिन वो पूरा पिक्चर बताता है लाइफ का। मतलब जैसे आपने देखी होगी फिल्म की रील रहती है, उसमें वो चित्र रहते हैं ना, निगेटिव रहते हैं, वो बताता है, वैसे ही एक फिल्म बताता है, जो कार्ड्स निकलते हैं उन पे कुछ चित्र रहते हैं और वो चित्र सीक्वेंस बताते हैं कि कौन सा सीन कब घटने वाला है लाइफ में। तो ये जो फिल्म का सीन रहता है वैसा लाइफ का सीन वो टैरो कार्ड में पता चलता है। तो इसके लिए टैरो कार्ड भी इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट है क्यों? ताकि वो दूर के जो रीडिंग है, मतलब आपको फ्यूचर में कैल्शियम डिफिशिएंसी हो सकती है, तो आप अभी क्या खा रहे हो, कैल्शियम का फूड ले रहे हो कि नहीं, ये पता चलता है। या फिर मियाँ बीवी में झगड़े हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, तो इनमें ईगो किस में ज़्यादा है या ये कैसे बर्ताव करता होगा, ये सब मतलब इंसान का मन रीडिंग करने का जो माध्यम है, टूल है जो, वो है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। पामिस्ट्री में वही है, आपको शायद पता होगा कि आजकल वो थंब प्रिंट लेके करियर गाइडेंस किया जाता है। क्या है थंब प्रिंट? वो वही है ना जो हम लोग पामिस्ट्री देखते हैं और उससे बताते हैं। आजकल लोगों को एडवांस नया नॉलेज आया कि थंब प्रिंट से हम लोग आपका करियर बता देंगे, वो इट्स नथिंग बट पामिस्ट्री। सो जब हम लोग पाम देखते हैं तो ये पता चलता है कि इस बंदे के शरीर में कुछ गड़बड़ है क्या, हेल्थ ख़राब हो रहा है क्या, उसके नाखूनों से, उसके हाथ की रेखाओं से वो पता चल सकता है कि हेल्थ में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है इसको। दूसरी चीज़, हाथों से ये पता चलती है कि इसका मन कहाँ भाग रहा है, किस दिशा में सोच रहा है, किस रिलेशन को वो कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है, या इसको विदेश जाना है तो वो भी हमें हाथों में से पता चलता है कि इसके मन में चल रहा है कि मुझे विदेश जाना है। जो भी है, जो भी चीज़ें उसके मन में दौड़ रही है वो हमें हाथों में पता चलती है। इसके लिए पामिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। वास्तु इम्पॉर्टेंट है। 70% हॉरोस्कोप एंड 30% वास्तु, ये आपके लाइफ पे काम करता है। तो अगर वास्तु की रचना अच्छी नहीं हो, देखिए कैसा है, अगर आप महल में भी रह रहे हो तो भी हो सकता है कि आप खुश नहीं हो, और आप एक झोपड़ी में रह रहे हो फिर भी आप खुश हो, आप हेल्दी हो। महल में रहकर भी आप बीमार हो, झोपड़ी में रहकर भी आप हेल्दी हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वास्तु से रिलेट करती है। अगर आपकी वास्तु अच्छी नहीं है, वहाँ पे आने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो लाइट्स हैं, वो अगर अच्छी नहीं है तो उस घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप भले ही एक महल खड़ा कर दो या आपका कंपनी खड़ा कर दो, अगर वहाँ पे गड़बड़ है तो वो गड़बड़ आपके फाइनेंस पे आएगी, आपके हेल्थ पे आएगी, आपके घर में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। अगर आप एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में रहने भी जाते हो तो पहले घर से ज़्यादा दूसरे घर में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पहले घर में सुखी था मैं, यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत परेशानियाँ हो गई है। आप में से कई लोग ये भी देख सकते हैं कि आपका 1 BHK का छोटा घर था और अभी आपने 4 BHK का बड़ा घर लिया है, लेकिन घर जितना बड़ा रहेगा उसका वास्तु अगर गड़बड़ हो जाए तो उतने बड़े प्रॉब्लम से आना शुरू हो जाता है। घर छोटा है तो वास्तु भी छोटी है, गड़बड़ भी छोटी ही होगी। घर जितना बड़ा होगा तो प्रॉब्लम्स भी उतने बड़े होंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि वास्तु, आपके घर में जो भी 4-5 मेंबर है उनका हॉरोस्कोप देख के वास्तु का जो अलाइनमेंट है वो उसके नक्षत्र और उसके प्लैनेटरी से बिठाया जाता है, तब वो वास्तु समर्थ होती है और वो समर्थ होके इन 5 लोगों को अच्छे से संभालती है। जैसे माँ का गर्भगृह है, गर्भ है माँ का और उसमें बच्चा है, तो जो माँ खाएगी वो बच्चे को मिलेगा, और माँ जितना अच्छे से रहेगी, आनंदी रहेगी, खुश रहेगी वो, तो उतना वो बच्चे को
इफ़ेक्ट करेगा पॉजिटिवली। अगर माँ दुखी रहे, माँ टेंशन में रहे, या माँ को कुछ लग जाए कहीं पे, या माँ गोलियाँ खा रही है, बीमार पड़ रही है, तो इसका असर वो बच्चे पे होगा। वैसे ही आपका जो वास्तु है उसका एनर्जी है। अगर कहीं पे भी वास्तु को शूल हो जाता है, शूल होना मतलब एक्सीडेंट होना, लग जाना, माँ को अगर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बच्चे को हार्म होता है। अगर आप घर की कुछ दीवार गिराते हैं, आप विंडोज़ बिठाते हैं, आप कलरिंग करवाते हैं, आप वो दीवारों को खुरेदते हैं, उस पे प्राइमर लगाते हैं, ये सब चीज़ें हैं वो वास्तु को हर्ट करती है। और इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली आप सब लोगों पे आता है जो उस गर्भगृह में, मतलब जिस घर में रहते हो आप, उस गर्भगृह में रहते हो, तो उसका असर आप पे आता है। तो अगर याद रखिए कि आप वास्तु में कोई भी काम करते हैं तो वो एक जख्म होता है वो वास्तु को, माँ को, तो उसके जो बच्चे हैं उनको इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो आप कभी भी देखिए कि आपने कुछ बाथरूम का रिपेयरिंग किया, या आपने कुछ विंडो तोड़ा और वहाँ पे कुछ नया बिठाया, तो आपको ये पता चलेगा कि घर में कुछ इमोशनली भी डिस्टर्बेंस होता है या फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है। याद रखिए, आप, मैं जो बातें बता रही हूँ उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विद्यालक्ष्मी, आपने जिक्र किया था कि जिनका डेट ऑफ बर्थ या टाइम ही नहीं है उनका भी आप रेटिंग बता सकते हो थ्रू पाल्मिस्ट्री, ये कैसे? देखिए, अगर हमें ये पता चले कि ये बंदे का कौन सा साल है जन्म का, और उसने बोला कि मेरा जन्म 1970 में हुआ है और विंटर का सीज़न था, या उसने उसका वो जैसे बोलते कि सोमवार था, मंगलवार था, पूर्णिमा थी, अमावस्या थी, ऐसा कुछ रफ मिल जाए तो फिर वो पत्री बनना पॉसिबल है। जब किसी का चेहरा देखा जाता है तो उस चेहरे से पता चलता है कि प्लैनेट्स का पोजीशन कहाँ पे है, मंगल कहाँ है, सूर्य कहाँ है, उसकी आंखें देख के पता चलता है कि सूरज कहाँ है, शनि कहाँ है। ये सब चीज़ें हैं जो उसका चेहरा देख के बताई जा सकती है। सो डॉक्टर विद्यालक्ष्मी, ये आपको एक सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इन 22 साल के जो आपका लॉन्ग करियर इन एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे अनगिनत पत्रिका आपने जो वो देखी होगी, और आपको ऐसे लोग भी मिले होंगे जिनको इस पत्रिका में या एस्ट्रोलॉजी में कुछ भरोसा नहीं है, और आपका एक्सपीरियंस जो इन लोगों के साथ कैसा रहा? आपने उनको कुछ बताया और उनको वो बात लगी है जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उनको टच हुआ है, और उसका एक्सपीरियंस जब ये आए थे तभी वो कैसा था और जाते वक्त वो कैसा था? तो ऐसा कुछ वाक़या है जो आपको याद आ रहा है, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? बहुत बार होता है ऐसा कि जो मम्मी लोग हैं या फैमिली है, माता पिता, वो बच्चों को ज़बरदस्ती लेके आते और सामने बिठा देते। तो फिर मुझे कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो मैं माँ बाप को बाहर बिठाती हूँ, बच्चे को अंदर बिठाती हूँ, और मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो खाली उस बच्चे को पता है, उसने कभी माँ बाप के साथ शेयर नहीं की थी। ऐसी बातें बताती हूँ, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी मैं बताती हूँ। तो उससे जब किसी का भी पास्ट थोड़ा सा बताया जाए या उसका नेचर, उसके हैबिट्स बताए जाए, तो उसको पता चलता है कि ये कुछ है जो काम कर रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बीबी या लड़ झगड़ कर हस्बैंड को लेके आती है सामने, उनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन वो बीबी घर में कुछ झगड़ा ना करे इसके लिए वो हस्बैंड आ जाते हैं। और जब मैं रीडिंग करना शुरू कर देती हूँ तब उन्हें पता चलता है कि सच में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन विद्याताई को दिख रही है। तो फिर वो वहाँ से फिर वो क्वेश्चन आंसर करना भी शुरू हो जाता है और वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं मुझसे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बच्चे हैं या यूथ हैं या हस्बैंड वाइफ है या बूढ़े लोग हैं, कि जो शुरू में एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, लेकिन जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। या राइट, जैसे कि आपने कहा कि ये जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, वो प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग में जो है वो बिलीव नहीं करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ऐसे कोई व्यक्ति जो आपके पास आते हैं, यूथ आते हैं, और आपने जो उनकी सीक्रेट जो है वो रिवील कर दी, तब जाके उनको ऐसा एहसास होता है या विश्वास होता है ऐसी भी कोई चीज़ है जो कि मौजूद है। अभी आपने एक बात छेड़ी कि यूथ नहीं मानता है, लेकिन मेरे पास तो पूरा यूथ ही आता है। जो 18 साल से 30 साल 35 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वही आ रहे हैं डेली। मतलब 30 या 40 लोगों को रोज़ मैं मिलती हूँ, तो वो 30-40 में से 30 या 35 लोग यूथ है।
तो ये जो यंग जनरेशन है ये इसको फॉलो कर रहा है। देखिए दुनिया भर से बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं हमसे, चाहे वो फॉरेनर्स ही क्यों ना हो। मतलब ये नहीं है कि खाली भारत देश से जुड़े हैं, विदेशों से भी बहुत लोग जुड़े हैं जिनको गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आना है, जिनको साधनाएं करनी है, कुछ टेक्निक सीखनी है। तो जैसे वॉशिंगटन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ के जो अमेरिकन क्राउड है वो भी हमसे जुड़ा हुआ है, ताकि जो आईटी वाले लोग भी जो है, जो जिनका मेंटल प्रेशर बहुत बना रहता है, तो वो भी साधना सीख के अपना मेंटल प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स है, उनका जो कैलकुलेशन रहता है, रीडिंग रहता है, लॉजिक रहता है, आईटी का एक्सपर्ट की तरह वो काम कर सके। तो ज्योतिष के लिए तो अपने क्लासेस शुरू है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो दुनिया भर से लोग जुड़ते हैं क्लासेस के लिए। पामेस्ट्री, अंकशास्त्र और फेस रीडिंग, ये तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कवर करते हैं। टैरो कार्ड के लिए अलग बैचेस चलती है, वास्तु के लिए अलग बैचेस चलती है अपनी। और जो गुरु शिष्य परंपराएं हैं, जो आप साधना बोले, तो वो साधना का ही भाग जो है वो गुरु शिष्य परंपरा या शक्तिपात योग दीक्षा जो है उसमें आ जाता है। साल में 1 या 2 मुहूर्त पे हम लोग शक्तिपात का भी दीक्षा देते हैं। लोग हमसे जुड़ते रहते हैं, खाली आपको हमसे संपर्क करना ज़रूरी है। तब हम लोग ये साल के कौन से 2 दिन हैं जहाँ पे हम लोग दीक्षा देते हैं वो बताते हैं, क्योंकि दीक्षा दान से पहले 3 महीना पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझनी ज़रूरी है। आपके खान पान में कुछ चेंजेस रहते हैं, वो आपको करने ज़रूरी है, उसके बाद ही दीक्षा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है जो हम लोग दीक्षा दान करते हैं, लेकिन साल में 2 बार। उसके पहले 2-3 महीने आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो डॉक्टर विद्यालक्ष्मी, इस पॉडकास्ट के दौरान काफ़ी चीज़ें आपने रिवील करी है, जैसे कि शक्तिपीठ, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है। आप हमारे व्यूअर्स को जो है वो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज़, ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लमों से जाना पड़ता है। हमें लगता है कि मैं कितना दुखी हूँ और सामने वाला या हमारा नेबर है, बॉस है, वो कितने खुश है, उनके पास कितना पैसा है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर जो लोग हैं फाइनेंशियली, अब उसको देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उसके पास पैसा है तो उसके पास सब है, दुख खाली मुझे है। ये हर एक इंसान को लगता ही है, लेकिन याद रखिए, जिसको मनुष्य जन्म है उस हर मनुष्य को कुछ न कुछ पीड़ाएं हैं, और वो हर एक बंदा किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है। लेकिन लोग अपनी पीड़ा सबको दिखाते नहीं है, खुश रहते हैं, स्टेटस भी ऐसा रखेंगे कि उन्होंने जैसे जग जीत लिया हो, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ सूनापन रहता है, कुछ न कुछ दुख रहता है। इसको सॉल्व कैसे करें? इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप जहाँ पे भी रहते हो, कहीं ना कहीं आपके घर में ईशान कोने में आपके भगवान की मूर्ति और दिया जलता रहना चाहिए। खाली भगवान का मूर्ति रख दिया, दिया नहीं जलाया तो यूज नहीं है। वो दिया एनर्जी है, और उस दिए के सामने आपको हर दिन नतमस्तक होना है। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको कुछ साधना, कुछ मेडिटेशन, कुछ नाम जाप ये करते रहना चाहिए, जिससे आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका जो बैटरी है, एनर्जी है, वो बढ़ेगा, और आपको उस पूरे दिन में उस एनर्जी का जो फ्लो है वो दिखाई देगा, और आपका जो काम है उसमें आप 100% नहीं जाएंगे, लेकिन आप 80% तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं भगवान की शरण में जाना ज़रूरी है, उस एनर्जी को मानना ज़रूरी है। तो याद रखिए, अगर भगवान का मूर्ति भी नहीं है या कुछ वहाँ पे आपका फ़ोटो नहीं है, तो फिर भी एक दिया ईशान कोने में जलाए, और वहाँ पे ये जो एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी, उसकी शरण में जाए। सो डॉक्टर विद्यालक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आई है। सो नेक्स्ट टाइम अगेन हम डॉक्टर विद्यालक्ष्मी को मिलेंगे और अलग चीज़ के बारे में जो है बातें करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या आपको कुछ भी प्रश्न हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो आपके प्रश्न, और उसी टाइप का जो पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आएंगे फिर मेरे चैनल में। तब तक नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर विद्यालक्ष्मी फॉर योर टाइम। नमस्कार। नमस्ते।